जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर स्टडी विथ वर्जन पर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और आप तो जान चुके हैं लोकसभा चुनाव से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे 2024 के एग्जाम पॉइंट के लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बोलेंगे आपके लिए 2 लाइन कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती कि जो रह जाते हैं कल्पनाओं के सहारे, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया किनारे। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है मेरे दोस्त, उड़ान तो हौसलों से होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ 24 का चुनाव के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप तक ये मिलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बनेंगे और पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, वह 2024 में ये कौन-सा चुनाव चल रहा है? तो ये वर्ष 2024 में कौन-सा चुनाव हो रहा है गुरु? ये आपको 18वीं चल रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र के लिए वोट करना बहुत ही ज़रूरी होती है। वर्ष 2024 में ये कौन-सा चुनाव हो रही थी, आपको 18वीं चल रही है। 17वीं भी जो चल रहा था 19 का जो चुनाव था आपको 17वीं था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो है ध्यान रखेंगे 16 जून 2024 को ये समाप्त हो जाएगा। कौन-सा 17वीं लोकसभा का चुनाव 16 जून 2024 को खत्म हो जाएगा और ये लोकसभा 2024 का 18वां चल रहा है, इस बात को कभी कन्फ्यूज़ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह 2024 में कौन-सी लोकसभा का चुनाव है? तो ये आपको 18वीं है। और बात करते हैं यहाँ पर रुकिएगा, ये आपको कितने चरणों में चुनाव हुआ है? तो ये 7 चरणों में हो रहा है चुनाव, ठीक है? और बात करते हैं 1 जून को नतीजा है, 1 जून को नतीजा। और बात किया जाए कितने सीटों पर या कितने सीटों पर, तो 443 443 443 सीटों पर चुनाव का नतीजा, ठीक है ना? और उसके बाद ये नतीजा कब आया? तो नतीजा कब आएगा ये आपको ध्यान रखेंगे, 4 जून 2024 को ये नतीजा आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, वर्ष 2024 में कौन-सी लोकसभा चुनाव हुआ तो आपको ध्यान रखेंगे 18वीं। और पहली आपको लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा। पहली लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखें। पहली लोकसभा का चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव कितने समय के अंतराल पर होता रहता है? ये 5 सालों के अंतराल पर लोकसभा का चुनाव होते रहता है, ठीक है? और वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों में कुल कितना संख्या है? तो बात करते हैं 543 है। वर्तमान सभा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में कुल संख्या पूछ रहा है तो 543 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य से कितने आते हैं? राज्य से आते हैं आपको कितने? तो 530 आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से 13 आते हैं। और अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? अधिकतम कितने? तो 550 होंगे, 550 से अधिकतम सीट हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने निर्वाचित क्षेत्रों पर चुनाव हो रहा है? तो 543 43 2 जो था 545 का आंकड़ा था 500, आप तो जानते ही हो कि 545 का आंकड़ा जो था तो 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए आपको 543 सीटों पर आपको चुनाव हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना? तो वो उनको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का पहला सत्र पूछ रहा है, कब आयोजित किया गया था? इस बात को ध्यान रखेंगे। 13 मई 1952 को हुआ था। तो 13 मई देखेंगे इसमें, 13 मई 1952 को पहला सत्र हुआ था। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को किया गया था। इसका सही जवाब होगा। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्त। तो भारत का पहला आम चुनाव
51-52 में हुआ था, ये तो बात हो चुका है। भारत में बात करते हैं, भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को ये आपको गठन किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को किया गया था दोस्त। और पहला सत्र की बात करते हैं, लोकसभा का पहला सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करना है। गठन पूछेगा तो 17 अप्रैल को, और पहला सत्र की बात करते हैं 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संसद में प्राथमिक सदन या प्रथम सदन किसको कहा जाता है? प्राथमिक सदन या प्राथमिक सदन किसको बोलते हैं? तो इसको सही जवाब क्या होगा? तो प्राथमिक सदन आपको लोकसभा को बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, और उच्च सदन के नाम से आपको राज्यसभा को जानते हैं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राथमिक सदन, प्राथमिक सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा की पहली बार गठन कब किया गया था? वही क्वेश्चन है, पहली बार गठन की बात कर रहे हैं तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 को है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर साहब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पीपुल चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको लोकप्रिय सदन या पीपुल चैम्बर को नाम से आपको लोकसभा को बुलाया जाता है। जनता का सदन या लोकप्रिय सदन, प्रधानमंत्री का सदन, ये आपको लोकसभा को बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो एम अनंतम अयंगर थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपको एम अनंतम अयंगर, ये आपको पहला नंबर ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो मीरा कुमार थे लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। कंफ्यूज इस बात को नहीं करना है। एनी बेसेंट आपको कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको 1917 में बनी हुई थी, और सरोजिनी नायडू आपको 1925 में कांग्रेस की ये प्रथम भारतीय महिला, 1933 में नलिनी सेल गुप्ता बनी हुई थी, ये कांग्रेस की थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष के नाम पूछ रहा है, तो मीरा कुमार रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपको ओम बिरला साहब है, ओम बिरला। और ये 2019 से लेकर 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यह आपको राजस्थान कोटा से ये लोकसभा जीते हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकता है? ठीक है ना? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकती है? तो ये आपको 20 हो सकती है, लेकिन अधिकतम अब दिल्ली में 7 सीटें है, 7 सीटें केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की सीटें, लेकिन अधिकतम पूछेगा तब 20 बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्य से पहले कौन विघटित कर सकता है? बिल्कुल बात सही है। पूछ रहा है कि लोकसभा को किस परिस्थिति में वो उसको भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा के द्वारा भंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा, उपयुक्त में से सभी के द्वारा इसको विशेष परिस्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पीठाधीश पीठासीन अधिकारी की बात कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी पूछेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य का नाम आता है भाई? तो लोकसभा में दूसरे नंबर पर प्रतिनिधित्व भेजने के मामले में महाराष्ट्र है। कितने सीटों के साथ? 48 सीटों के साथ है, इसलिए आपको दूसरे नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों। जब अध्यक्ष और न रहे ना उपाध्यक्ष रहे, तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा भाई? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किया गया लोकसभा का सदस्य बनेगा।
अगले क्वेश्चन की देखेंगे, पूछा गया है कि आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो ये आपको लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री ही होते हैं। लोकसभा में सदन के नेता दोस्त कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को संदर्भित है। तो लोकसभा में सदन का नेता डैश को संदर्भित है, तो या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछ रहा है, कितनी उम्र सीमा में चाहिए? तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष लोकसभा का न्यूनतम उम्र सीमा है ना? और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष भी होना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो करता है। संयुक्त बैठक का जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट का अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट का बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा के में आपको बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके उम्र जो होता है बनने के लिए 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल का 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये राज्यसभा बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखेंगे। और ये भी बात ध्यान रखेंगे, अस्थायी सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। और अस्थायी सदन आपको लोकसभा को बोला जाता है। ये भी बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र का आयोजन किए जाते हैं? सामान्य एक वर्ष में लोकसभा का सत्र का आयोजन किए जाते हैं, तो ये 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना? तो 3 सत्रों का सत्र पूछेगा तो 3 होता है, सत्र पूछेगा तो ये 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समानतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र का आयोजन किया जाता है? तो 3 सत्र का। वही क्वेश्चन है, तो इसमें बताना ज़रूरी है। ये बजट सत्र होता है 3 में, बजट सत्र। और दूसरे का होता है आपको मानसून सत्र, और तीसरे का कौन होता है दोस्त? यह ग्रीष्मकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। तो 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समांतर लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला 1 घंटा जो होता है, लोकसभा के प्रत्येक के बैठक का 1 घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका उत्तर उत्तर डैश कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो प्रश्न काल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? तो इसको प्रश्न काल कहा जाता है, प्रश्न काल बोला जाता है। यह लोकसभा में जो पहला 1 घंटा का प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रश्न काल कहा जाता है, प्रश्न काल बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा में एक दिन में कितने ग्रहित प्रश्नों को अधिकतम सीमा होती है? तो कहने का मतलब है एक दिन में कितना प्रश्न काल में प्रश्न पूछ सकते हैं? तो ये 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। एक दिन में कितने प्रश्न पूछा जा सकता है? तो 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। कि वो कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक समान विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्धारण आपको लोकसभा आदेश के द्वारा किया जाता है। ये जो है कोई विधेयक है या नहीं है, या धन विधेयक है, तो इस मामले में कौन बताता है, निर्धारित करता है? तो लोकसभा का आदेश करता है, लोकसभा का आदेश करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में आम बजट की पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में आम बजट पूछेगा तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो ये आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है? तो इसमें ध्यान रखेंगे। बजट सत्र है, बिल्कुल है। मानसून सत्र है, यह शीतकालीन सत्र होता है। लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र ये बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत होता है। एक वर्ष में 3 सत्र का आयोजन किया जाता है, बजट, मानसून और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन सत्र की चर्चा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की संसद देश से मिलकर बना हुआ, भारत की ये संसद जो है, आपको संसद की जानकारी हमें किस आर्टिकल से पूछेगा? संसद की जानकारी आपको 79 में किया गया है। संसद की जानकारी 79 में किया गया है। इसकी जानकारी याद रखेंगे। तो यह संसद मिलकर बना रहता है, आपको राष्ट्रपति से मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर यह संसद का निर्माण हुआ है। तो इसको आर्टिकल की बात करते हैं। सरला, स से हो गया संसद, किस आर्टिकल में? 79। र से हो गया राज्यसभा, और सी
लॉस हो गया लोकसभा 81। तो सरला ये याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो 79 में आपको संसद, उसके बाद राज्यसभा के 80 में है, लोकसभा 81 में इसका वर्णन किया गया है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है। तो ये भारत सरकार की जो है, भारत सरकार की जो संरचना प्रदान करती है किस मामले में? त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था को ये प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के जनक किसको? तो लोकसभा के जनक आपको जीबी मलवंकर साहब है। लोकसभा के जनक पूछेगा तो जीबी मलवंकर साहब है लोकसभा के जनक। भारतीय भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो भारतीय ये संसदीय प्रणाली यह ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ये आपको सही जवाब होगा। भारतीय संसद प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? तो ये आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये जो है संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। पहले क्वेश्चन की बात किया जाए कि पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या अगर बात किया जाए 42 है, 42 है। 42 सीट कहाँ है? तो 42 सीट लोकसभा का आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और एक एक सीट की बात करते हैं, एक एक सीट की। तो एक एक सीट के पूछ रहा है, एक एक सीट यहाँ पर कट गया है। तो किस किन राज्यों में एक एक सीट है? तो आपको मिजोरम में एक सीट है, नागालैंड में, सिक्किम में एक एक सीट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में एक एक सीट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा का एक एक सीटों की बात है। अलग क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अलग क्वेश्चन पूछा गया, वह कौन सा राज्य लोकसभा में 2 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? 2 सीट वाला राज्य आपको गोवा हो गया, 2 सीट वाला राज्य गोवा हो गया। उसके बाद त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, उपयुक्त सभी में से 2-2 सीट है। इस बात को ध्यान रखें। गोवा में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, मेघालय में 2 है, मणिपुर में 2 है। इन राज्यों में 2-2 सीट है लोकसभा की सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो ऊपरी सदन तो आप तो जानते हैं, ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ रहा था। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की डैश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर जो है आपको लोकसभा की सीटों की संख्या होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखेंगे। लगभग 7.5 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। ये आपको लोकसभा का सीटों का निर्धारित करने के लिए सीटों कितना होना चाहिए? तो ये आपको जनसंख्या का आधार माना जाता है। सीटों के निर्धारण के लिए जनसंख्या का आधार होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं आचार संहिता, है ना? आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। तो ये चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद जो है, चुनाव की तारीख जो है के बाद ये घोषणा कर दिया जाता है कि आचार संहिता लग गया है। तो इस बात की बात करते हैं अगले। ये नियम कानून है। भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल में किया गया था, 1960 में किया गया था। 1960 में केरल में आचार संहिता लागू किया गया था। अब चलिए इसको याद कर लीजिएगा कि गुजरात, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो है, गुजरात और महाराष्ट्र की जो स्थापना 1960 में हुआ था। इस डेट को याद रखेंगे। इन डेट को 3 तरह से याद कर सकते हैं। तो 1960 में केरल में पहला आचार संहिता लगा था। महाराष्ट्र और गुजरात का अलग राज्य बना हुआ था जिसका स्थापना दिवस है। ये बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बार किस लोकसभा के चुनाव में भारत भर में आचार संहिता लागू किया गया था? देख रहे हैं ना, पूरा भारत भर में आचार संहिता लागू हो गया था। तो 1962 के लोकसभा के चुनाव में देश भर में पहली बार लोकसभा में आचार संहिता लगा था 1962 में। 1960 में दोस्तों, 1960 में केरल में लगा हुआ था पहली बार आचार संहिता, और पूरा देश भर में 1962 के लोकसभा के चुनाव में लगा दिया गया था आचार संहिता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में चुनावी तारीख का ऐलान के बाद आचार संहिता
आचार संहिता कौन लागू करता है? तो बिल्कुल बात सही है। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है। आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्श आचार संहिता कब और कब से कब तक लागू होता है? आचार संहिता जो है कब से कब तक लागू होता है? तो चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होता है तब तक ले आदर्श आचार संहिता लगा रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इन शब्द से आप तो जानते ही हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कौन सा सही है? तो चलिए कोड ऑफ कंडक्ट के बारे जो है ये चुनाव संबंधी चुनाव संहिता का जिक्र ये भारतीय संविधान में किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया। ये बिल्कुल सही है। यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच में सहमति बनाई जाने की प्रक्रिया है। कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल बात सही है। ये भी बिल्कुल सही है। चुनाव संहिता चुनाव संहिता लागू होने के बाद नई योजनाओं को लॉन्च किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये चुनाव का जो तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा तो नए योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं। ये आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। उपयुक्त में से सभी ये सही है, सभी सही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और थोड़ा-सा जान लेते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या किसी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? हाँ, नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति में किए जा सकते हैं। ये आपको बिल्कुल सही है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किए जा सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, सही है। उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए देखते हैं ना, धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये आपको आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, ये बिल्कुल बात सही है। सरकार की ओर से कोई भी नई योजना या घोषणा नहीं की जा सकती है, बिल्कुल बात सही बोल रहा है आचार संहिता के बारे में। ये भी बात बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी सही बात है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या है ना 39 सीटों है ना 39 सीट जो है तमिलनाडु में है और 40 सीट कहाँ है? तो 39 और 40 याद रखेंगे। 39 और 40 बिहार में है। 39-40 सीट 39 में कहाँ हो गया आपको तमिलनाडु तमिलनाडु में और 40 में कितना हो जाएगा? 40 में आपको बिहार। तो इन दोनों राज्यों को एक साथ में याद रखेंगे। चलिए सबसे ज्यादा पूछता है टॉप 10 5 राज्य जो है लोकसभा सीटों में। तो यूपी में 80 सीट है। यूपी में कितना सीट है दोस्तों? तो 80 सीट है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र आपको दूसरे नंबर पर आता है। कितना? 48 सीटों के साथ है। 48 सीटों के साथ आपको महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है आपका 42वें नंबर 42 सीट पर है। तो 42 सीटों के साथ आपको तीसरे नंबर पर आता है आपको वेस्ट बंगाल। बिहार की बात करते हैं, बिहार में 40 सीट है और तमिलनाडु में 39 सीट है। तो ये आपको टॉप 5 राज्य लोकसभा के सीटों की संख्या है जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे केरल में केरल में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 20 है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। और गोवा में कितना है? तो 2 है। गोवा में 2 लीटर तो 2 याद रखेंगे और केरल में 20 है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो 2 ऑप्शन आपको दिमाग में चला था, बिल्कुल ये खत्म कर दिया गया है। एक भी नहीं कर सकता है ना? एक भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल बात सही है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? किस आर्टिकल में क्या किया गया है? तो सुनिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो है हमें जानकारी किस आर्टिकल में बताया गया है कि लोकसभा के लिए बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 18(4) में बताया गया है। आर्टिकल 84 में बताया गया है। आर्टिकल 84 में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ये जानकारी आर्टिकल 84 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष होना चाहिए? तो ये आपको राज्यसभा बनने के लिए भाई 30 वर्ष होना चाहिए। इनका कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है और ध्यान रखेंगे ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल जो है 80 में बताया गया है और राज्यसभा का जानकारी भी राज्यसभा के जो गठन भी है आपको 80 में बताया गया है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा का न्यूनतम उम्र बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 80 में बताया गया है। चलिए और 84 में किसमें? तो 84 आर्टिकल में आप हमेशा ध्यान रखें लोकसभा में 25 वर्ष बनने के लिए उम्र का
सीमा का निर्धारण किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का वह कौन सा सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो लोकसभा के जो होता है संसद का, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, तो इसलिए इसको लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है ना, जनता का सदन बोलते हैं लोकसभा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत का लोकसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए जनता का सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा का गठन का प्रावधान किया गया भाई? तो लोकसभा का गठन की जानकारी आर्टिकल 81 में बताया गया है, तो इस बात को ध्यान रखें, आर्टिकल 81 में है। और 80 में राज्यसभा, 79 में आपको जानकारी संसद का गठन की जानकारी मिल जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया था? मूल संविधान कहने का मतलब यह है कि जब संविधान बना हुआ था तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया? तो 500 निर्धारित किया गया था। 500 सीटों का निर्धारण मूल संविधान में यह निर्धारित किया गया था। चलिए समय समय के साथ बढ़ाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना सीट का रिजर्वेशन दिया गया है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नारी बंधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये नारी बंधन अधिनियम के तहत ये 33% आरक्षण दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट करने के लिए जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, और ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 में आपको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, ये हटा दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइप में लोकसभा की कितना सीटों का संख्या हो सकती है? 550 हो सकता है। और मूल संविधान में कितना था? तब 500 था। और वर्तमान में कितनी हो सकती है? 500, 550 ये सीट हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्यसभा की बताने की जनता जो है राज्य में सीधा चुनती है? तो जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है 13 राज्यों में डायरेक्ट चुना जाता है, और ये राज्य की जनता सीधा निर्वाचित करती है। संख्या तो कितना? 530 सीधा इसको निर्वाचित किया जाता है जनता के द्वारा 13 राज्यों के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश से सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो 13 होता है, 13। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से जनता के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है सीधा निर्वाचित होते हैं? तो यह 13 होते हैं, 13। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो देख रहे हैं ना, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया आपको कितना? तो ये आपको 84 है, 84 सीटों पर अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रदान किया गया है, 84 सीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो वर्तमान समय बताया लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है जनगणना जो है किस आधार पर किया गया? सीटों का जो है उसका बंटवारा आधार वर्ष जो तय किया गया 1971 का जनसंख्या का आधार वर्ष घोषित किया गया है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो किया गया 1971 के जनसंख्या का आधार वर्ष घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में हुआ था? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा का निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। इसमें ध्यान रखेंगे, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा परिवर्तन पहली बार किस सन में हुआ था? 1972 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना का आधार वर्ष है, बिल्कुल बात सही है।
यह जो है कब तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक ले रहेगा। तो ये आपको लोकसभा में राज्यवार जो सीटों की संख्या उसमें बढ़ा नहीं सकते हैं, ना घटा सकते हैं, लेकिन वो कब तक ले यथावत रहेगा? 1971 के जनगणना के आधार पर ये बताया गया था 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद आप सीटों की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कम से कम 7.5 लाख, ठीक है ना? कम से कम 7.5 लाख जो है लोकसभा के निर्वाचन जो क्षेत्र जो है ये प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को ध्यान रखें, 7.5 लाख ये जनता लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती है। एक लोकसभा की सीटों की संख्या की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जो दिया गया है कितने? तो ये आपको 47 सीटों पर दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कितने सीट पर है? तो यह 47 सीटों पर है। एस एस एससी की बात करते हैं। एससी कितना हो गया? 84 है। और एसटी बात करते हैं तो 47। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखें। एससी की संख्या हो गया कितना? और 84 हो गया। और एसटी की संख्या हो जाएगा 47। एसटी की संख्या हो जाएगा 47। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो दोनों को मिला दीजिएगा। तो ये आपको 47 और 84 तो 131 सीटों पर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है, 131 सीट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो चांदनी चौक, दिल्ली। चांदनी चौक जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा लोकसभा पूछता है तो ये चांदनी चौक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? ये लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पूछेगा तो लद्दाख, छोटा पूछेगा तो चांदनी चौक दिल्ली का। झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो आपको 14 है। झारखंड में जो है सीटों की संख्या कितना है? 14 है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 14 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है। इस बात को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आते हैं? माने केंद्र शासित प्रदेश से सबसे ज्यादा किससे निर्वाचित होकर आते हैं भाई? ये दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटों की संख्या है। दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 7 लोकसभा की सीटों की है, जो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में चुन कर आते हैं। और अधिकतम कितने आ सकते हैं बढ़ाया जाएगा तो 20 आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य का सही क्रम हम लोग उसको सजाना है। उत्तर प्रदेश में 80 को सीट है। उत्तर प्रदेश ये प्रथम राज्य जो है सबसे ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद महाराष्ट्र जो है 48 सीटों के पर है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल जो है आपको पश्चिम बंगाल पर 42 सीट है। और बिहार जो है 40 सीट है। और 39 सीटों की बात करते हैं तमिलनाडु में। तो ये 5 राज्य हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 साल में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो ये एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के सभी कार्य कर कार्य को करने के लिए गण पूर्ति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? माने कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए कितनी जनसंख्या का होना चाहिए? सदन के सदस्य की कुल 10वां भाग 1/10 भाग होनी चाहिए। ये सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक की जनसंख्या पूछ रहा है। गणपूर्ति इसको बोला जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि लोकसभा में कार्यकाल 5 से अधिक किन अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो 5 वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल है, लेकिन किस विशेष परिस्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगेगा, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे लोकसभा के किस सदन अ, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार सदन में अनुपस्थित हो जाता है तो उसका सदस्यता समाप्त होता है? तो 60 दिन जो है 60 दिन जो है लगातार
संसद के सदन में नहीं उपस्थित होने के बाद उसका सदस्यता क्या हो जाता है? तो ये आपको समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है 60 दिन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। संसद के सदस्य की प्रति माह वेतन कितना है? लोकसभा अभी देख रहे हैं ना, लोकसभा का कितना इसका प्रति माह वेतन है? तो 1 लाख रुपया है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मंथली वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया है। और सुख सुविधा तो है ही, ठीक है ना? सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, तेल पेट्रोल, सारा दूर संचार के लिए, पैसे आने जाने के लिए, वो सब अलग ही है, रहने के लिए घर भत्ता, इन सब। तो ये आपको 1 लाख रुपया संसद का प्रति माह है, तो आप समझ सकते हैं, नेता इसीलिए ना सब इतना धनिक है। आगे बढ़िए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा का सदस्य जो है आपको त्यागपत्र देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को ये त्यागपत्र दे देगा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई? लोकसभा के अध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र दे देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के दोनों बैठकों के बीच में कितने समय का अधिकतम अंतराल नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखें, लोकसभा के जो बैठकों का समय का अधिकतम अंतराल नहीं होनी चाहिए, तो 6 महीना का, साल भर में 2 बार बैठक होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा को जो है अपने कार्यकाल, तो आप तो जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन उसका पूरा कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उसको भंग कराने के लिए किसके राष्ट्रपति परामर्श पर ये भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को, है ना, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदन की अयोग्यता से के संबंध में, मान कि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य क्या है? अयोग्य व्यक्ति है, या संबंधी ऐसे मुद्दे का निर्णय कौन सुनाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष सुनाता है। तो लोकसभा का सदस्य अयोग्य है या इस बारे में जानकारी, इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा का बताता है, लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि निम्न में से किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसको बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अभिरक्षक, है ना, लोकसभा का अभिरक्षक जो होता है, लोकसभा का अभिरक्षक पूछेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं अभिरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा का जो है अध्यक्ष का चुनाव भाई कौन कराते हैं? तो लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अपने में ही से लोकसभा के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जितने भी सदस्य जीत कर गए हैं, तो उन लोगों ने सहसम्मति के साथ अपने में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर को डैश नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करने का अधिकार किसको है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्ति करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब ये संसद के जो है बोलेगा कि हमको 5 साल नहीं 6 साल करा दीजिए, या 10 साल पर चुनाव होगा, है ना? अगर बहुमत में लोकसभा की सीटों में अगर सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो संसद के द्वारा पारित विधेयक बोला है ना, तो 5 वर्षों के लिए चुनाव हो रहा है लोकसभा का। अगर मोदी जी चाहेंगे ना, अगर सीट उनका ज्यादा है, तो ये आपको कितना संसद के द्वारा पारित को है, आप ये 5 वर्ष से बढ़ाकर आपको 10 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, या चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं करना चाहते हैं, ये आपको लोकसभा के अवधि पर ये आपको संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा या विधान सभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत राशि खो देगा, तो ये जमानत राशि जो होता है जानते हैं, तो अपने वोट मतों का 1/6 से अगर कम मत प्राप्त करता है, 1/6 से अगर कम वोट प्राप्त करता है, तो ये जमानत की राशि जो है, या लोकसभा या विधानसभा या राष्ट्रपति को जो होता है चुनाव में जो जमानत की राशि दिया जाता है, 1/6 से अगर कम मत मिलता है, तो ये जमानत की राशि जब्त कर लिया जाता है। ये जमानत की राशि कहाँ जमा किया जाता है? तो ये जमानत की राशि आरबीआई के पास जमा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो ये लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल आपको लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, और लोकसभा राज्यसभा में भेजता है,
तो ये 14 दिन तक ले अगर नहीं 14 दिन तक अपने रख सकते हैं, 14 दिन के बाद नहीं भेजता है तो वो आपको लोकसभा के द्वारा जो उसको पारित समझ लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है? तो बताना है कि ऐसे स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या है? समान है, बराबर है। बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, बिल्कुल सही है। दूसरे का ऑप्शन देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में है लोकसभा और राज्यसभा का जो है पावर है आपको बराबर है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में जो है आपको ये शक्तियां बराबर है। उपयुक्त में से सभी सही है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के समान शक्तियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में उपबंधित है? तो ये ध्यान रखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में दोस्त मिलता है? आर्टिकल 130 में मिलता है। आर्टिकल 130 में इन दोनों का रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 130 में सॉरी सॉरी 330 में बताया गया। 130 हम कैसे बोल दिया, सॉरी 330 में बताया गया है। 330 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है? तो बताना है लोकसभा में जो अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जो है अनुसूचित जातियों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। कितना करता है? तो 6 करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो किस राज्य में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है? न नागालैंड में है, न सिक्किम में है, न गोवा में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नागालैंड, न गोवा में और न सिक्किम में आपको लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान इस बात का नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या बताना है। तो बताना है 50 होती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आंकड़ा 50 होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर काम करती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर काम करती है? तो लोकसभा के ये मंत्रिपरिषद जो है प्रसाद पर्यंत पर काम करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछे गए हैं लोकसभा में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? लोकसभा में जो है किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए जो है प्रावधान नहीं है। अब जो है नारी बंधन योजना के तहत जो है 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ओबीसी वर्ग के लिए आपको आरक्षण प्रदान नहीं है लोकसभा की सीटों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या कितना रिजर्वेशन है? तो झारखंड में सीटों की संख्या 14 है। झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन आपको 5 सीटों पर है। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों पर रिजर्वेशन आपको 5 सीटों पर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ रहे हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या 31 है। नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री है। ये भी बात ध्यान रखें। 21 है उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संसद के परीक्षा में शून्य काल 0 आवर कहते हैं। तो बताना है कि 0 आवर किसको कहते हैं भाई? तो प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 आवर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 आवर जो है प्रश्न काल के तुरंत बाद के समय को प्रश्न काल बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जीरो आवर की शुरुआत शून्य काल की शुरुआत कब हुआ था? 1962 में किया गया था। भारत में 0 आवर की शुरुआत जो है कब किया गया था? 1962 में किया गया था। 1962 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक दल में लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा का सीट होना चाहिए? तो विपक्षी पार्टी बनने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या कितना होनी चाहिए? तो कुल सीटों पर 1/10वां भाग होने चाहिए। ठीक है ना। 2014 से अब तक कोई आपको विपक्षी पार्टी के तौर पर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से जितने राज्य में लोकसभा की सीटें हैं इन पर चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचनी चाहिए। आंध्र प्रदेश जो है 25 है। आंध्र प्रदेश में 25 है। और अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 सीट है लोकसभा की सीटों की संख्या। अरुणाचल प्रदेश में 2 है। असम में आपको 14 है।
और 14 कहाँ है तो झारखंड में, दोनों को बता दें। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असम और झारखंड में कितने सीटें है, दोनों का सेम बराबर है तो 14-14 है। बिहार में कितना है 40 है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11, छत्तीसगढ़ में 11। गोवा में 2, गोवा में 2 है। गुजरात में 26, गुजरात में सीटों की संख्या कितना है 26 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवा में 2 हो गया, गोवा में आपको लोकसभा की सीटों की संख्या 2, गुजरात में आपको 26 हो गया, हरियाणा में आपको 10 हो गया, हरियाणा में कितना है तो 10 है, हरियाणा में 10 है। हिमाचल प्रदेश में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में 4 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है। झारखंड में बात करते हैं, झारखंड में 14 है और असम में भी 14 है। उसके बाद कर्नाटका में आपको कितना है 28 है, कर्नाटका में आपको कहा तो 28 है। केरल में आपको 20 है, केरल में आपको 20 है। मध्य प्रदेश में आपको 29 है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है। महाराष्ट्र में पूछेगा, महाराष्ट्र में 48 है जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है। और मध्य प्रदेश में 29 है, 29 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मणिपुर में बात करते हैं, मणिपुर में कितना है लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। मेघालय में आपको 2 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है। नई दिल्ली में 7 है, लोकसभा की सीटों की संख्या नई दिल्ली में 7 है, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों, उड़ीसा में आपको 21 सीट है, उड़ीसा में सीटों की संख्या कितना है, उड़ीसा में 21 सीट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में पूछेगा तो उड़ीसा में सीटों की संख्या, तो उड़ीसा में 21 सीट है, उड़ीसा में पूछेगा तो उड़ीसा में 21 सीट है। और पांडिचेरी में कितना है दोस्तों, तो पांडिचेरी में 1 है। पंजाब में 13 है, पंजाब में 13 सीट है, पंजाब में 13 सीट है। और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 26 सीट है, राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है। उसके बाद सिक्किम में पूछेगा 1 है, सिक्किम में पूछेगा 1 है। तमिलनाडु में आपको 39 है, तमिलनाडु में 39 है, 40 आपको बिहार में है। उसके बाद तेलंगाना में 17 सीट है, तेलंगाना में पूछेगा 17 सीट है, तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या 17 है। उसके बाद त्रिपुरा में आपको बात करते हैं, त्रिपुरा में 2 है, ठीक है ना, त्रिपुरा में 2 है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में आपको जम्मू कश्मीर में आपको 5 है, जम्मू कश्मीर में 5 है। और वेस्ट बंगाल में आपको 42 है, वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में 42 है। तो ये आपको प्रमुख ये जो है जितने लोकसभा की सीटों की संख्या की बात जो किया गया अलग-अलग राज्यों में, और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारी चीज़ों का वीडियो आपको इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे और आप क्वेश्चन के लेवल देख लिए होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। और आपको बोलेंगे दोस्तों ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। अगला क्लास आप लोगों के साथ फिर से मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।